साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीएस को देखेंगे और यूपी टेट के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस को हम देखने वाले हैं साथियों। पूरे डिटेल से एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पे आधारित ये प्रश्न है। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन वो 40 से आपके 400 प्रश्न बनने वाले हैं। कैसे साथियों, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, चैनल पे नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। ये पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं आज का। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे। सवाल बहुत आसान है, जवाब उतना ही कठिन है। आपको बताना है, 5 विकल्प है। जो यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, लेकिन साथ में आपको डिटेल भी जानने को मिलेगा। लेकिन जो बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए 5 ऑप्शन है। ध्यान से समझिए, 5 ऑप्शन बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है। तो ये 5 ऑप्शन वाले प्रश्न आपके सामने हैं ताकि आपको नया अभ्यास होगा। 4 विकल्प हैं आपके सामने, बताइए क्या वह जातिगत भेदभाव की जड़ तक पहुंचे, या फिर हरिजन, या फिर नौकरशाही तक पहुंचे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प है ऑप्शन नंबर 4, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। जो आर्य समाजी थे साथियों, वह जातिगत भेदभाव और हरिजन इनकी जड़ों तक पहुंचे। देखिए है क्या, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है। सबसे पहले समझिए कि आर्य जो समाजी के लोग हैं, तो आर्य समाज से वो जुड़े लोग हैं, और आर्य समाज एक प्रकार का हिंदू क्या है, सुधार आंदोलन है। इसकी स्थापना कौन करता है साथियों? दयानंद सरस्वती। आप नोटबुक ले लीजिए, वहाँ लिखते भी चलिए। चूंकि मुझे लिखने में यहाँ थोड़ी परेशानी हो रही है, तो आप वहाँ लिखते चलिए, मैं बोलते चल रहा हूँ। आपको जो जो मुझे याद आएगा वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो मैं बात कर रहा था कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। कब की जाती है साथियों? तो 1875 में। बात आपको याद रखना है, 1875 में स्थापना होती है किसकी? आर्य समाज की। और सवाल पूछा जाए साथियों कहाँ होती है, तो आप याद रखिएगा मुंबई में। कहाँ होती है साथियों? मुंबई में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? मुंबई में। कब होती है? 1875 में। किसने किया? दयानंद सरस्वती जी ने किया। यह किस प्रकार का आंदोलन था? तो यह हिंदू सुधार आंदोलन था। ठीक है ना। देखिए, आर्य समाजी जो थे ना, वो शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। ठीक है, और मूर्ति पूजा या फिर अवतारवाद या फिर बलि देना या फिर झूठा कर्मकांड या फिर अंधविश्वास, इन सबको नहीं मानते थे। ठीक है ना। वह छुआछूत या जातिगत भेदभाव के खिलाफ थे, इनके विरोधी थे। और स्त्रियों और शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने की उन्होंने क्या दी? अनुमति दी। मतलब उनको अधिकार दिलवाया। सॉरी, अनुमति नहीं कहेंगे, इसको अधिकार कहेंगे। उन्होंने स्त्रियों को, शूद्रों को यज्ञोपवीत धारण करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार दिलवाया इस आंदोलन से, आर्य समाज के आंदोलन से। बात समझ में आ रहा है? तो इनमें से किसकी जड़ें तक पहुंचे? तो जो हरिजन थे या फिर जो जातिगत भेदभाव के जो शिकार थे, उन तक ये लोग पहुंचे। तो इसका विकल्प जो है 4 सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? क्या नायर सर्विस समाज का आंदोलन था, सत्य शोधक समाज का आंदोलन था, महाजन संगम का आंदोलन था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उनमें से कोई नहीं? बताइए, 5 विकल्प आपके सामने है साथियों, कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए। देखिए प्यारे साथियों, यदि बात करें ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध अगर किसी निम्न जाति का पहला जो आंदोलन था, वह था सत्य शोधक समाज का, इसलिए विकल्प दूसरा आपका सही होता है। ठीक है ना। जो सत्य शोधक समाज का आंदोलन था साथियों, वह निम्न जातियों के द्वारा किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था, जो ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध था। बात समझ में आ रहा है? देखिए, सत्य शोधक समाज, इसकी अगर हम बात करें साथियों, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा, ये 1873 में। कब होती है साथियों? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है। और यह किसके द्वारा की जाती है? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। अच्छा, ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित यह एक पंथ है, यह क्या है, यह सत्य शोधक समाज एक पंथ है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा क्या है साथियों, यह एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य था अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ठीक है ना, छुआछूत और मतलब इससे विमुक्त करना, छुआछूत जातिगत भेदभाव से लोगों को मुक्त करना ही इसका क्या था, उद्देश्य था साथियों। तो सत्य शोधक समाज एक पंथ था, ध्यान रखिएगा क्या था, पंथ था। इसकी स्थापना कब होती है साथियों, तो ध्यान रखिएगा 1873 में। किसके द्वारा की जाती है, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा, ठीक है ना। तो इस तरह आपका विकल्प दूसरा सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े साथियों, तो अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न और बताएंगे इसके सही विकल्प को। प्रश्न है कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि, बताइए, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित कर दिया, क्यों किया था, तो कह रहा है यह एक का एक हिंसात्मक हो चुका था इसलिए, या फिर इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए और जेल में बंद हो गए इसलिए, या फिर भारत व्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया, क्या इसलिए, या इनमें से दिए गए विकल्प एक से अधिक सही होंगे, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है, बताइए साथियों। प्रश्न नंबर तीसरा है और आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या है। देखिए साथियों, अगर बात करें हम असहयोग आंदोलन के निलंबन की, तो साथियों आप सभी जानते हैं कि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, जिसके वजह से गांधी जी नाराज होकर के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए यानी निलंबित कर दिए। बात समझ में आ रहा है, यह एकाएक क्या हो चुका था, हिंसात्मक हो चुका था, मतलब चारों तरफ हिंसा फैल गई थी। साथियों बात है 5 फरवरी 1922 की, कब की बात है, 5 फरवरी 1922 की बात है साथियों। ध्यान रखिएगा, आप नोट करते जाइए, अगर आप जहां पढ़ रहे हैं साथियों नोट करते जाइए। थोड़ा मुझे लिखने में परेशानी हो रहा है, लेकिन आप अपने नोटबुक में लिखने में परेशानी महसूस मत करिए। बात है 5 फरवरी 1922 की। गोरखपुर जिले में एक जगह है, नाम है चौरी चौरा, ठीक है ना। तो चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोका, ठीक है, मतलब उस जुलूस को रोकना चाहा, और फिर हुआ क्या कि जैसे ही पुलिस के द्वारा उस जुलूस को रोका गया, तो जितने उस जुलूस में लोग थे, सभी जितने लोग थे सभी क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के उस पुलिस थाने को आग लगा दी। और आग लगा देने से क्या हुआ कि उस थाने में, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही थे, उन सभी की मृत्यु हो गई। एक थानेदार और 21 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई साथियों। और इस घटना से गांधी जी काफ़ी दुखी हुए और फिर उन्होंने अपने इस आंदोलन को, जो हिंसक हो जाने से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया साथियों। तो ध्यान रखिएगा 5 फरवरी 1922 की घटना है चौरी चौरा हत्याकांड, और इससे नाराज होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, निलंबित कर दिया साथियों। तो विकल्प आपका एक सही है, यानी एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े साथियों, तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, बताइए। देखिए साथियों, सही विकल्प होगा इसका विकल्प तीसरा, यानी भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया साथियों, तो भगत सिंह ने दिया था। ध्यान रखिए साथियों, बात है 1921 की, कब की साथियों, 1921 में मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा इसकी रचना की गई। किसके द्वारा की गई साथियों, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा 1921 में इनकलाब जिंदाबाद इस नारे की रचना की गई। बात क्लियर हो रहा है ना। इनकलाब जिंदाबाद एक उर्दू नारा है। कैसा नारा है साथियों, उर्दू नारा है। इसका अर्थ होता है क्रांति की जय हो। अर्थ क्या होगा, क्रांति की जय हो। और इस नारे की रचना मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन 8 अप्रैल 1929 को साथियों, कब, 8 अप्रैल, आप लिखते चलें, थोड़ा मुझे लिखने में दिक्कत हो रहा है लेकिन आप लिखते चले, 8 अप्रैल साथियों 1929 को, बार बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, आप लिखें ताकि चीज़ें आपको याद रहें। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका गया। आप सभी जानते हैं असेंबली के ऊपर बम फेंका गया भगत सिंह के द्वारा, और वहीं पे भगत सिंह ने इस नारे को कहा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, क्रांति की जय हो,
इस नारे को लोकप्रिय बना दिया किसने? भगत सिंह ने। इस नारे को भगत सिंह जी के द्वारा लोकप्रिय बना दिया गया था। 8 अप्रैल 1929 को जब असेंबली में बम फेंका गया, उसी वक्त इस नारे को भगत सिंह के द्वारा कहा गया, लेकिन इसकी रचना मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा 1921 में की गई। ये बात आपको ध्यान रखना है साथी। तो अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे साथियों? आपके सामने प्रश्न नंबर 5 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। विकल्प दूसरा आपका सही है साथियों, अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान भारत मतलब वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। आप तीनों का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सक्रिय हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपको कमेंट करके उन 3 व्यक्ति का नाम बताना है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तीनों कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए साथियों, अगर हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। आप सभी जानते हैं उनके बारे में। आज़ादी के बाद अबुल कलाम आज़ाद भारत के सांसद चुने गए, ठीक है ना, और फिर भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने साथियों। तो उनके बारे में बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े साथियों। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? क्या वह फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डच थे, या इनमें से एक से अधिक विकल्प सही है, या इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए साथियों, प्यारे भाइयों, अगर आप पढ़े हैं तो जानते होंगे इसका विकल्प दूसरा सही है, यानी पुर्तगाली वो पहले यूरोपीय हैं जो भारत की यात्रा पे आए थे। ध्यान रखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। सर्वप्रथम ये 17 मई 1498 को, ध्यान रखिएगा साथियों, कब बात है 17 मई, ठीक है ना, थोड़ा मुझे लिखने में परेशानी हो रही है। 17 मई 1498 में, बहुत जल्द आपके लिए बोर्ड ला रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आप मैनेज करिए, थोड़ा सा संसाधन कम है मेरे पास, और जैसा पॉसिबल हो रहा है मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं अधिक से अधिक बोलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप उसको नोट करते जाएंगे। बात है साथियों 17 मई 1498, ठीक है ना, 17 मई 1498 की, ठीक है ना। इस समय यूरोप के तरफ से पुर्तगाल का एक व्यापारी है, नाम है उसका वास्को डी गामा। ध्यान रखिएगा साथियों, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत की यात्रा पे आया। वास्को डी गामा क्या होता है ना, केप ऑफ गुड होप एक रास्ता है, जिस रास्ते से समुद्री रास्ते में आने पे एक जगह है, आप देखेंगे मैप में, तो केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट कहाँ है साथियों? केरल में है, ठीक है ना। वहाँ पे उस बंदरगाह पे पहुँचा। बहुत ध्यान से आप समझिए, सवाल था ना कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो साथियों पुर्तगाली सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प दूसरा पुर्तगाली। कब? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए, समुद्री मार्ग के रास्ते होते हुए कालीकट जो कि केरल में है, उस बंदरगाह पे पहुंचा, और वहाँ का शासक, वहाँ का राजा उस समय था जमेरिन या जमरीन, मतलब उसको कई तरह से नाम से जानते हैं, या कई लोग उसे कई जगह उसे लिखा है जमेरिन के नाम से, कई जगह उसे लिखा है जमूरियत के नाम से, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। वह उसका स्वागत किया, और उसके बाद फिर से वह वापस से 1502 में आया। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, दोबारा से वास्को डी गामा कब आया भारत में? 1502 में। फिर से आया साथियों, ध्यान रखिएगा, 1503 में। कब आया साथियों? 1503 ईस्वी में कोचीन में आपके पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपना प्रथम व्यापारी कारखाना खोला साथियों। तो ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा आता है 1498 में, फिर आता है 1502 में, और फिर अंत में पुर्तगालियों के द्वारा 1503 में
कोचीन में साथियों अपना पहला कारखाना स्थापित किया जाता है। कोचीन में ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल क्रम इनका विदेशियों के आने का जो क्रम है साथियों, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपके पुर्तगाली आते हैं, फिर उसके बाद डच आते हैं, फिर आपके अंग्रेज आते हैं साथियों, फिर आपके बाद डेनमार्क वाले आते हैं, फिर आपके इसके बाद फ्रेंच वाले यानी फ्रांस वाले आते हैं साथियों। तो एक क्रम है, आप ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फिर फ्रेंच साथियों, एक क्रम आपको ध्यान रखना है। नोटबुक में अपने नोट करते रहिएगा, जहां भी आप बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। पढ़ाते वक्त हो सकता है भूल से या मिस्टेक से कुछ निकल जाए गलत, तो आप उसे कमेंट करके हमें करेक्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कई बार पढ़ाते हुए क्या होता है ना कि आप पढ़ा रहे हैं, दिमाग से अचानक निकल गया और चीज़ें थोड़ा सा गलत बाहर आ गई। पूरी प्रयास की जाती है कि आपको 100% शुद्धता दी जाए, लेकिन फिर भी ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े साथियों। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, बताइए। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि क्या वह माउंटबेटन था, या हेस्टिंग्स था, या विंस्टन चर्चिल था, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। बताइए साथियों, आपके सामने 5 विकल्प है, कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा, यानी विंस्टन चर्चिल जो है वो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है ना। बात करें अगर विंस्टन चर्चिल की, तो यह अंग्रेज राजनीतिज्ञ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चर्चिल प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और प्रखर वक्ता भी था। ये साथियों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन कहा था, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े साथियों। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। भारत कोकिला, बताइए साथियों, क्या वह विजय लक्ष्मी पंडित हैं, लता मंगेशकर हैं, सरोजनी नायडू हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उनमें से कोई नहीं साथियों। बताइए क्वेश्चन नंबर 8, विकल्प कौन सा सही होगा। साथियों इसका विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सरोजनी नायडू जी को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, सरोजनी नायडू, इनका जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ था साथियों। कहाँ हुआ था, हैदराबाद, आप ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में इनका जन्म होता है साथियों। कब होता है, 1879 में। कब होता है साथियों, 1879 में इनका जन्म हुआ। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी बनी थी, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। यूपी की पहली राज्यपाल, यानी यूपी की पहली गवर्नर बनी थी, कौन, सरोजनी नायडू। कहाँ की थी, हैदराबाद की। इनका जन्म कब हुआ, 1879 में, ठीक है ना। और इन्हें, सरोजनी नायडू जी को भारत की कोकिला कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। देखिए साथियों, एक प्रश्न है, लेकिन आपको इससे रिलेटेड कितने प्रश्न मिल रहे हैं। आपने जाना कि ये यूपी की प्रथम गवर्नर थी, आपने जाना कि इनका हैदराबाद जन्म हुआ था, आपने जाना कि 1879 में पैदा हुई, और आपने भी जाना कि इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है साथियों। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था साथियों, बताइए। आपके सामने 5 विकल्प है, क्या वह नाना साहेब थे, या तात्या टोपे थे, वीर कुंवर सिंह थे, या इनमें से एक से अधिक लोग थे, या कोई नहीं था साथियों। 5 विकल्प आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बताना है सही विकल्प क्या होगा। देखिए साथियों, अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा भी समझा है, तो इसका जो सही विकल्प है वो नाना साहेब हो जाएगा। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहेब कर रहे थे। नाना साहेब जिनका जन्म 1824 से लेकर के 1824 से इन 1857 के मध्य रहे। 1857 के मध्य, ध्यान रखिएगा, 1824 से 1857 के मध्य रहे, ठीक है ना। सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार कहे जा सकते थे, ठीक है ना। देखिए, भारतीय जो 1857 की क्रांति हुई ना, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के ये शिल्पकार कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा साथियों।
ठीक है ना। इनका मूल नाम धोंडू पंत था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका मूल नाम क्या था? जो नाना साहेब जो थे, इनका मूल नाम था धोंडू पंत, ये भी ध्यान रखिएगा। नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का जो भी थे विद्रोही, उनका नेतृत्व किए अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, नाना साहेब। विकल्प ए आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई साथियों, दिल्ली में, लखनऊ में, मेरठ में, एक से अधिक जगहों पे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी साथियों, कहाँ, आपको बताना है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? देखिए इसका जो सही विकल्प होगा साथियों, ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कौन सी थी? तो 1857 की क्रांति। स्वतंत्रता की ये पहली लड़ाई मानी जाती है 1857 की क्रांति। तो ये आपके मेरठ से भी, लखनऊ से भी, दिल्ली से भी, इन सभी जगहों से लड़ी गई थी साथियों, ये आप सभी जानते हैं। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो कि 1857 में लड़ी गई थी, इसे 1857 की क्रांति के भी नाम से जाना जाता है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। इस विद्रोह का जो प्रारंभ होता है ना साथियों, वो होता है 29 मार्च। कब साथियों? 29 मार्च, ध्यान रखेंगे आप, 29 मार्च 1857 को। कहाँ से? बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है साथियों? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल में बैरकपुर है। और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, उस वहीं एक छावनी में मंगल पांडे के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, ठीक है ना। सुअर के चर्बी वाले कारतूस को अपनाने से इनकार करना, यानी मुंह से खोलने से इनकार करना, फिर इस पर मंगल पांडे का विद्रोह होना, फिर इस पर मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। और उस समय तत्काल के लिए तो ये क्रांति रुक गई, लेकिन जल्द ही, फिर तुरंत ही 10 मई 1857 को, ध्यान रखिएगा साथियों, कब? 10 मई 1857 को यह पुनः विद्रोह मेरठ में भड़का और आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता भी थे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तमाम उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि आप बिहार में 1857 के क्रांति का विद्रोह कौन कर रहा था, बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रश्न है साथियों, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे, कौन थे? क्या वह हॉलैंड वासी थे, ब्रिटिश थे, पुर्तगाली थे? इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय की बात हो रही है साथियों। तो आपको बताना है प्रथम यूरोपीय कौन थे। देखिए ध्यान रखिएगा, अभी जैसे कि मैंने पहले ही चर्चा किया था कि आप पढ़े थे 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। तो साथियों यह व्यापार के उद्देश्य से ही भारत आया था। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पुर्तगाली। देखिए साथियों, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। सर्वप्रथम 17 मई 1498 को वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से होते भारत आया था। आपने अभी पढ़ा, कालीकट यानी केरल के बंदरगाह पे उतरा था, जहां पे उसका जमहूरियत ने स्वागत किया था साथियों। और फिर वो 1502 में भी भारत आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत आने वाला, देखिए साथियों एक बात और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, भारत आने वाला साथियों दूसरा पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, 1500 ईस्वी में भारत आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली था वह था पेट्र अल्ब्रेज। कौन था साथियों? पेट्र अल्ब्रेज था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। वह भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पहला कौन था साथियों? तो वास्को डी गामा, जो 1498 में आया, फिर 1502 में आया। लेकिन दूसरा पुर्तगाली कौन था? तो पेट अल्ब्रेज था साथियों, ध्यान रखिएगा। और फिर 1503 में कोचीन में इन्होंने अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली आए 1498 में, आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रहा है, नहीं तो मैं आपको बहुत बेहतरीन आपको समझा देता, लेकिन आप लिखते चलिए। पुर्तगाली आए थे सब कब? ध्यान रखिए 1400 कब? 98 में। पुर्तगाली कब आए साथियों? 1498 में। आपके डच डेनमार्क वाले कब आए?
तो वो आए थे साथियों 1602 में, ये भी ध्यान रखिएगा। कब आए? 1602 में। अंग्रेज कब आए साथियों? अंग्रेज कब आए? तो अंग्रेज आए 1600 में। कब आए साथियों? 1600 में। फिर डेन कब आए? ये तो डच हो गए। अब डेनमार्क वाले आए 1616 में। फिर फ्रेंच कब आए? तो आए आपके साथियों 1664 में। देखिए, भारत आने का क्रम अलग है, विदेशियों का भारत आने का क्रम अलग है, लेकिन अपनी अपनी कंपनी स्थापित करने का क्रम अलग है साथियों। दोनों अलग बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। भारत पूछा जाए, भारत आने का क्रम, तो आने का क्रम अलग अलग है, लेकिन भारत में कंपनी स्थापित करने का क्रम तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम वायसराय कौन था साथियों? प्रश्न नंबर 12 है और कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्या लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कर्नवालिस था, लॉर्ड माउंटबेटन था, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। देखिए, इसका सही विकल्प होगा, विकल्प पहला हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ध्यान रखिएगा साथियों, लॉर्ड कैनिंग एक कुशल राजनीतिज्ञ था जो 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल भी रहा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जब 1857 की क्रांति हो रही थी साथियों, तो उस समय यह भारत का गवर्नर जनरल था। और कैनिंग 1858 में, कब साथियों? 1898, 1857 में ये भारत का गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिएगा, जब 1857 का आपसे सवाल पूछा जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और सवाल पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो साथियों वो भी लॉर्ड कैनिंग था। वह कब था? 1858 में। साथियों 1857 के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, फिर वायसराय का पद स्टार्ट किया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वायसराय 1858 में लॉर्ड कैनिंग बनता है साथियों, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या वह चर्चिल थे, क्या वह पार्मस्टन थे, बार एटली थे, इनमें से कोई नहीं था, या एक से अधिक थे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको सही विकल्प बताना है, बताइए कौन सही होगा विकल्प। देखिए साथियों, विकल्प इसका दूसरा सही होगा। पामस्टर्न जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, ठीक है ना। पामस्टर्न, ध्यान रखिएगा साथियों, ये 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। और भारत में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करने वाला लॉर्ड कैनिंग था, जो कि फर्स्ट वायसराय भी बना था। अभी आपने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा भी था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े साथियों। तो अगला प्रश्न है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका है, बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन, यह बात किसने कहा था साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है। देखिए साथियों, इसका सही विकल्प बताइए। क्या वो सरदार पटेल होंगे, मोहम्मद इकबाल होंगे, महात्मा गांधी होंगे, इनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। बताइए साथियों, सही विकल्प क्या होगा। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर 5 होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने ये कहा था नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। अब सवाल ये है कि फिर कहा किसने था ना। तो ध्यान रखिए साथियों, यह बात अबुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था। कौन कहा था साथियों? अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखेंगे, उनका समय पीरियड है 1888 से 1958 के बीच। 1888 से 1958 के बीच, ठीक है ना। 1958 के बीच वो रहे। सर्वप्रथम 1923 में, कब साथियों? 1923 में। ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम 1923 में कांग्रेस के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में वह अध्यक्ष चुने गए। कब? उनकी उम्र उस समय क्या थी साथियों? 35 वर्ष थी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। 35 वर्ष की उम्र में
1923 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में वो अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने कहा, वहीं पे उसी अधिवेशन में कहा था साथियों, किस अधिवेशन में? दिल्ली अधिवेशन में, दिल्ली के विशेष अधिवेशन में कहा था साथियों। दिल्ली का विशेष अधिवेशन कब हुआ? 1923 में। उसी समय उन्होंने कहा था साथियों कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी के राम राज्य के गुप्त सिद्धांत कौन से थे? बताइए। प्रश्न है, महात्मा गांधी के राम राज्य, क्या राम राज्य के गुप्त सिद्धांत कौन से थे? सही साधन व सही लक्ष्य, या फिर अस्पृश्यता व मद्य निषेध, या फिर खादी व चरखा, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? 5 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प आप बताएंगे। देखिए साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 5 होगा। इनमें से कोई नहीं साथियों, ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो राम राज्य के गुप्त सिद्धांत पर आधारित हो। उनका गुप्त सिद्धांत क्या था साथियों? तो महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था राम राज्य का, वो था सत्य और अहिंसा। ध्यान रखिएगा, राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा थे। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा न करना, लड़ाई झगड़ा न करना, तोड़फोड़ न करना, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें साथियों। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? क्या मोतीलाल नेहरू थे जो स्वराज दल से संबंधित नहीं थे, या फिर अयंगर थे, या फिर सी राजगोपालाचारी थे, या इनमें से एक से अधिक लोग थे, या फिर इनमें से कोई नहीं था? कौन ऐसा था जो इस स्वराज दल से संबंधित नहीं था? बताइए साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प बताइए। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी का संबंध स्वराज दल से नहीं था साथियों, ध्यान रखेंगे। देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, इनका संबंध स्वराज दल से नहीं था। स्वराज पार्टी का गठन होता है साथियों 1923 में। कब होता है? अगर हम बात कर रहे हैं स्वराज पार्टी की, तो स्वराज दल की गठन 1923 में किया गया था। वास्तव में असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद कांग्रेस में परिवर्तन का दौर आया, परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी। ध्यान रखिए, परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी जैसे दो विचारधाराएं सामने आई, और इसी के परिणाम के रूप में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, सी आर दास बोले तो चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की नींव रखी। कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की इन्होंने क्या रखी? नींव रखी। और आगे चलकर नवंबर 1923 में हुए चुनाव में स्वराज पार्टी ने सेंट्रल असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में 42 सीटें हासिल की थी साथियों। ध्यान रखना है, जो आपकी 1923 में 1923 में इन्होंने क्या किया कि पार्टी को एक्टिव कर दिया, और फिर स्वराज पार्टी का जब सेंट्रल असेंबली हुआ तो उसमें 121 सीट में से 42 सीट इन्होंने जीता। किसने? स्वराज दल ने, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। इनमें से बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? क्या वह आत्माराम पांडुरंग थे, ज्योतिबा फूले थे, बी आर अम्बेडकर थे, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प क्या होगा? बताइए, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखिए साथियों, इसका जो सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 है, यानी बी आर अम्बेडकर। बिल्कुल सही जवाब है, बी आर अम्बेडकर। ध्यान रखेंगे, देखिए 1927 में साथियों डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन चलाया, और फिर उन्होंने फैसला किया बहिष्कृत भारत पत्रिका, ठीक है ना। देखिए कब, ध्यान रखेंगे 1927 में होता क्या है, डॉक्टर अंबेडकर छुआछूत के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाते हैं, और उसी आंदोलन के फलस्वरूप वो क्या करते हैं कि एक पत्रिका बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका शुरू करते हैं साथियों। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका संबंध, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से है। कब शुरू हुआ साथियों? 1927 में। 1927 के आंदोलन के समय 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन चालू किया, और उसी समय फिर बहिष्कृत भारत पत्रिका शुरू की गई साथियों। विकल्प 3 सही है, ध्यान रखिएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? क्या वह वीर सावरकर थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, इनमें से एक से अधिक लोग थे, या इनमें से कोई नहीं था? साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको सही विकल्प बताना है। बताइए सही विकल्प क्या होगा? वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। आप सभी जानते हैं साथियों कि ये चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, ये जो दो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। भगत सिंह के साथ मिल करके, भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला स्टार्स की हत्या करके लिया गया। ध्यान रखेंगे, ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने मिल के की, और इसलिए किया गया क्योंकि लाला लाजपत राय की जो लाहौर में मृत्यु हो गई थी साथियों, सार्ट्स की हत्या करके ली गई। आप सभी जानते हैं साथियों, लाला लाजपत राय वो उनकी मृत्यु लाठी के चोट से हो गई थी, लाठी लगने के वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और क्यों लाठी लगा था, उनकी मृत्यु को क्यों हुई, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इसके पीछे क्या कारण था, किस बात का वो विरोध कर रहे थे जिसकी वजह से लाठी के चोट से उनकी मृत्यु हो गई। साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस बात का विरोध कर रहे थे, किस चीज़ का, किस कमीशन का विरोध कर रहे थे साथियों, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई लाला लाजपत राय की। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4 है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें साथियों। अगला प्रश्न है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? बरकत उल्ला, सुभाष चंद्र बोस, राजा महेंद्र लाल सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? साथियों बताइए कौन थे ऐसे? क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प आप बताएंगे कि विकल्प सही क्या होगा। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पत्रकार थे और लेखक भी थे, एक क्रांतिकारी और समाज सुधारक भी थे। साथियों ये ध्यान रखना है, महेंद्र प्रताप सिंह अफगान के बादशाह से मुलाकात की और वहीं 1 दिसंबर 1915 में काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। साथियों ध्यान रखेंगे, 1 दिसंबर 1915 में काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा की थी, ठीक है ना। तो इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर तीसरा, राजा महेंद्र लाल सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलें साथियों। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? क्या 1931 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक विकल्प सही है? बताइए सही विकल्प क्या होगा साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, यानी 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। साथियों ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे इसकी 1929 में। कब साथियों? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, उसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। साथियों किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूछा जाता है प्रश्न में कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, या किसके अधिवेशन की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। साथियों तो ध्यान रखिएगा, लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में होता है, अध्यक्ष होते हैं पंडित नेहरू, और उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, ठीक है ना। और पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में होता क्या है साथियों, पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया और रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया गया। साथियों ध्यान रखेंगे, किस नदी के तट पे? रावी नदी के। सवाल ध्यान रखेंगे, इसका जवाब भी ध्यान रखेंगे। रावी नदी, रावी नदी कहाँ है? लाहौर की, लाहौर जो है वहीं रावी नदी है, और रावी नदी के तट पे साथियों तिरंगा फहराया गया। साथ ही 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। साथियों पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय कब किया गया? तो ध्यान रखेंगे
जनवरी 1930 29 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का जो है साथियों निश्चय किया गया। तो आपका विकल्प दूसरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आपको बताना है कांग्रेस किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्या वह प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ था? क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको बताना है। देखिए साथियों, विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मात्र कांग्रेस ने भाग लिया था साथियों। ध्यान रखिए, कांग्रेस ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे साथियों? पूछा जाता है, बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी टीआरई का, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस ने तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें साथियों? द्वितीय। अब हम तीनों को, 3 अगर गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो हम तीनों को समझेंगे, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था साथियों? तो 12 नवंबर, कब? 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी, कब? 19 जनवरी 1931 तक। आप लिखिए, थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है साथियों, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते चलें। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है ना। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है साथियों 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक। 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक। इसी में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, और कांग्रेस की तरफ से गया कौन था साथियों? तो गांधी जी गए थे। गांधी जी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में गए थे, वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस की ओर से गांधी जी इसमें शामिल हुए थे। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था साथियों, वो 17 नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक हुआ था। 17 नवंबर 1932 से लेकर के दिसंबर 1932 तक। साथियों ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, जिसकी अगर हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं, तो उसमें गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। वे एसएस राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे। हालांकि सांप्रदायिक तनाव की वजह से यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया था, ठीक है ना, असफल हो गया। और 1 दिसंबर 1931 को सम्मेलन समाप्त हो गया था, ठीक है ना, बिना किसी निर्णय के। अनिर्णित सम्मेलन समाप्त हो गया, बिना किसी निर्णय के सम्मेलन समाप्त हो गया। तो विकल्प आपका दूसरा सही था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल धिंगरा थे, उधम सिंह थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे? उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कौन इसमें उग्रपंथी नहीं थे साथियों, बताइए। आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न, बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाकी मिलते हैं साथियों अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।